नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियां। पिछले वीडियो में हमने रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में सीखा था और हृदय के बारे में सीखा था, और आज हमारा टॉपिक है रक्त अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। जिससे हमारे शरीर की कुछ विशिष्ट ग्रंथियां या विशेष प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण करती हैं। हमारे शरीर में विशिष्ट ग्रंथियां, कुछ विशेष ग्रंथियां और विशेष प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण करती हैं। जैसे संकेत हो गया, सूचनाओं हो गए, इनका क्या करते हैं, बहती हैं। सूचनाओं संकेत बहती हैं, वहन करती हैं और सूचनाओं का वहन करती हैं। यही होती हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां। देखो, हमारे शरीर में क्या होता है, जो विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं वो विशेष प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण करती हैं, और इसी को हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। और विशेष प्रकार के पदार्थ जैसे संकेत हो गया, सूचनाएं हो गई, जैसे आपकी त्वचा पे कुछ बैठा है तो आपको सूचनाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक हो जाते हैं, वही ग्रंथियां हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। यह पदार्थ शरीर के ऊतक द्रव्य में स्रावित होने के पश्चात रुधिर में स्थानांतरित हो जाते हैं। और यह पदार्थ किसमें होता है, शरीर के ऊतक द्रव्य में स्रावित होने के पश्चात। पहले शरीर के ऊतक द्रव्य में स्रावित होंगे, फिर उसके बाद ये किसमें मिल जाते हैं, रुधिर में मिल जाते हैं, और रुधिर इनको क्या करता है, स्थानांतरित कर देता है। इसी को हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जिसमें स्रावित पदार्थ स्रावित होता है। इसमें जैसे हार्मोन हो गए, हार्मोन जो मानव शरीर की वृद्धि के लिए होता है, पाचन क्रिया के लिए होता है हार्मोन, जनन क्रिया के लिए होता है हार्मोन, ये 3 क्रियाओं के लिए होता है, स्रावित पदार्थ है ये हार्मोन हमारा। अंतःस्रावी ग्रंथियां देखो फिर से समझो। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, ये हमारी जो पदार्थ होते हैं, जैसे हार्मोन हो गया, तो हार्मोन को स्रावित पदार्थ जो हार्मोन होता है उसको पहले कहाँ ले जाते हैं, ऊतक द्रव्य में ले जाते हैं, फिर वहां से ये स्रावित कर देते हैं और रुधिर में मिल जाते हैं, और रुधिर इनको स्थानांतरित कर देता है। जैसे हार्मोन हो गया तो इसमें मानव शरीर की वृद्धि करेगा, जनन करेगा और पाचन प्रक्रिया में भी मदद करता है हार्मोन। फिर देखो, कशेरुकी जंतुओं में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो कशेरुकी जंतु होते हैं उसमें 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक होता अंतःस्रावी ग्रंथियां, पहला होता अंतःस्रावी ग्रंथियां, दूसरा होता बाह्यस्रावी ग्रंथियां, तीसरा होता मिश्रित ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, बाह्यस्रावित ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। देखो, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हमने सीख लिया। अब देखते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियां जिसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड इसको कहते हैं। ये ग्रंथियां अपने उत्पाद या एंजाइम को शरीर के विभिन्न अंगों में जो वाहिकाओं का इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए इन ग्रंथियों को वाहिनी युक्त डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं। देखो, जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं, इनके जो उत्पाद होते हैं, एंजाइम होते हैं, वो शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाते हैं, और वहां से वो वाहिकाओं का इस्तेमाल करते हुए कहाँ पर देते हैं, इन ग्रंथियों को वाहिनी युक्त ग्रंथियां भी कहते हैं। क्योंकि ये वाहिकाओं का इस्तेमाल करते हैं,
इसीलिए इनको वाहिनी युक्त ग्रंथि भी कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लो, जैसे लार ग्रंथि हो गई, आहार नाल की पाचन ग्रंथि हो गई, आहार नाल की पाचन ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि हो गई, पसीने की ग्रंथि हो गई, तेल ग्रंथ हो गई, दुग्ध ग्रंथ, आंसू ग्रंथ, इस प्रकार के और भी ग्रंथियां होती हैं। जैसे लार ग्रंथ, आहार नाल की पाचन ग्रंथ, श्लेष्म ग्रंथ, पसीने की ग्रंथ, दुग्ध ग्रंथ, तेल ग्रंथ, आंसू ग्रंथ, इस प्रकार की होती हैं ये ग्रंथियां। और भी बहुत टाइप की होती हैं। फिर दूसरा आता अंतःस्रवी ग्रंथियां। अंतःस्रवी ग्रंथियों के बारे में सीखते हैं। ऊपर हमने सीखा था तो कुछ मोटा मोटी सीख लिए थे अंतःस्रवी ग्रंथियां। अब देखो डिटेल। इंडोक्राइन ग्लैंड, देखो अंतःस्रवी ग्रंथियों को इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, बाह्यस्रवी को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ये ग्रंथियां अपने उत्पाद हार्मोन को रक्त के प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाती हैं। ये अंतःस्रवी ग्रंथियां क्या करते हैं, अपने उत्पाद को कहाँ पर, रक्त के प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाती हैं। और इनमें वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इनमें वाहिकाएं नहीं पाई जाती, इसलिए इसे नलिका विहीन ग्रंथ भी कहते हैं। इसलिए इसे नलिका विहीन ग्रंथ भी कहते हैं। देखो जो अंतःस्रवी ग्रंथियां होती हैं, इसमें इनके जो उत्पाद होते हैं हार्मोन, जैसे आप समझो हार्मोन, तो रक्त के जो प्लाज्मा के द्वारा, जो रक्त का प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा आपको बताए हैं, जो रुधिर का चैप्टर हमारा पढ़ो तो उसमें हमने प्लाज्मा के बारे में बताया है, वो देखो जाके, तब ये समझ में आएगा प्लाज्मा क्या होता। तो जो रक्त के प्लाज्मा के द्वारा, जो रक्त का प्लाज्मा होता, उसके माध्यम से ये शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाते हैं। और इसमें क्या नहीं होता है, वाहिकाएं इसमें नहीं पाई जाती है, और ये नलिका विहीन होती हैं, इसीलिए इनको नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। ये इतना समझ में आया। फिर देखो आगे, जैसे उदाहरण देख लो आप, उदाहरण देखो, जैसे आता है थायराइड ग्रंथ, पीयूष ग्रंथ, पैराथायराइड ग्रंथ, एड्रीनल ग्रंथ, पीनियल ग्रंथ या थाइमस ग्रंथ आदि, इस प्रकार की जो ग्रंथियां होती हैं वो अंतःस्रवी ग्रंथियां होती हैं। फिर आता हमारा मिश्रित ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथियां, मिक्स्ड ग्लैंड जिसको कहते हैं, मिश्रित ग्रंथियां। देखो मिश्रित में, जिसमें एंजाइम जो बहिर्ग्रंथियां होती हैं, और हार्मोन जो अंतःस्रवी ग्रंथियां होती हैं, बहिर्स्रवी ग्रंथियां और अंतःस्रवी ग्रंथियां के दोनों को आपस में मिला दोगे और वही होता हमारा मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथियां। बहिर्स्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियों को मिलाने से बनता हमारा मिक्स्ड ग्रंथियां। अब इनका देखो ये कार्य भी करती हैं। जैसे उदाहरण जैसे है अग्नाशय, पैंक्रियाज। जो अग्नाशय होता है ये हमारा बहिर्स्रावी ग्रंथि भी होती है और अंतःस्रावी ग्रंथ भी होती है, ये दोनों टाइप की होती है। जिससे हमारे शरीर में ग्रंथियों के अलावा अंग भी होते हैं। हमारे शरीर में ग्रंथियों के अलावा अंग भी होते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस, त्वचा, हृदय, लीवर, किडनी, अंडाशय, वृषण, ये भी हमारे हार्मोन को छोड़ते हैं, स्रावित करते हैं। हाइपोथैलेमस, त्वचा, हृदय, लीवर, किडनी, अंडाशय, वृषण, ये सारे हमारे हार्मोन को छोड़ते हैं। अब देखो हार्मोन और एंजाइम में अंतर देख लो या फिर इनके कार्य देख लो। हार्मोन और एंजाइम के
अंतर या फिर इनको कार्य समझ लो। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। हार्मोन हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और जो एंजाइम होता है ये बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। वसा हार्मोन जल में अघुलनशील होता है, जल में ये घुलते नहीं हैं हार्मोन, और एंजाइम जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। देखो हार्मोन वसा में घुलनशील होता है लेकिन एंजाइम वसा में घुलनशील नहीं होता है। रक्त के द्वारा शरीर के अंगों में संचारित होता है। रक्त के द्वारा शरीर के अंगों में संचारित होता है। और इसमें एंजाइम में क्या होता है, रक्त में संचारित नहीं होता। जो एंजाइम होते हैं वो रक्त में संचारित नहीं होते हैं और जो हार्मोन होते हैं ये रक्त में संचारित होते हैं। इसके अणु छोटे तथा कम भार के होते हैं। इसके अणु छोटे और कम भार के होते हैं, किसके, हार्मोन के। और एंजाइम के अणु बड़े और उच्च भार के होते हैं। जो एंजाइम के अणु होते हैं वो बड़े होते हैं और उच्च भार के होते हैं। हार्मोन के ये अणु छोटे होते हैं और इनका भार भी कम होता है। कोशिका के बाहर क्रियाशील नहीं होते हैं। जो हार्मोन होते हैं ये कोशिका के बाहर क्रियाशील नहीं होते हैं, और लेकिन जो एंजाइम होते हैं ये कोशिका के बाहर क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। एंजाइम कोशिका के बाहर क्रियाशील होते हैं। फिर महत्वपूर्ण कुछ तथ्य दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। पहला है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि को लैंगिक जैव घड़ी भी कहते हैं। लैंगिक जैव घड़ी भी कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। जो पीनियल ग्रंथि होती हैं इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब समझो, जैसे आप सोचते हो कि हाँ हमको 5 बजे उठना है, तो आप सुबह उठ जाते हो 5 बजे, तो ये जैविक घड़ी है, क्योंकि आपके दिमाग में वो बना रहता है कि हाँ हमको 5 बजे उठना। आपके दिमाग में घड़ी कोई नहीं लगी, लेकिन वो जैव घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक है। जैसे आप कहते हो कि हाँ सुबह हमको ब्रेकफास्ट करना है, दोपहर शाम को डिनर करना है, तो आप उतने ही टाइम, जैसे 10 बजे डिनर करते हो तो उतने ही टाइम पे आपको महसूस होने लगेगा कि हाँ चलो डिनर करें। सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपको महसूस होने लगता है कि चलो ब्रेकफास्ट करें, सुबह का नाश्ता करें। तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, वो आपके दिमाग में घड़ी लगी नहीं रहती, वो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जैव घड़ी होती है कि हाँ आप जो सोचते हो तो उतने बजे वो करते हो, तो उसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। फिर आगे देखो, फिर थॉमस एडिसन जो अंतःस्रावी विज्ञान के जनक थे। जो क्या थे, थॉमस एडिसन अंतःस्रावी विज्ञान के जनक थे। इन्होंने ग्रंथियों का अध्ययन किया था, और ग्रंथियों के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। अंतःश्रवण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्लाइडी बर्नार्ड 1855 में किया था। जो अंतःश्रवण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, क्लाडी बर्नार्ड ने। किस सन में, 1855 में ये किया था। और जनक किसको कहा जाता है, तो थॉमस एडिसन को। और ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी। ये इतना ध्यान रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंडोक्राइनोलॉजी। फिर देखो, अग्नाशय एवं जनद।
अग्नाशय एवं जनद, ये मिश्रित ग्रंथियां होती हैं। ये क्या होते हैं? मिश्रित ग्रंथियां होती हैं। जो अग्नाशय होता है, जनद होता है, ये हमारी क्या होती हैं? मिश्रित ग्रंथियां होती हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम पीयूष ग्रंथ भी कहते हैं। जो पिट्यूटरी ग्रंथ होता है उसको हम पीयूष ग्रंथ भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं इसी को। और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो एक कान में होती है, सॉरी मस्तिष्क में होती है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि यही होती है और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ यकृत में होती है, यकृत होती। सबसे छोटी मास्टर ग्रंथि और सबसे बड़ी ग्रंथ लीवर होती है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो थायराइड ग्रंथि होती है। देखो, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मास्टर ग्रंथि होती है, जिसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। और जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो थायराइड ग्रंथि होती है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। ये इतना ध्यान रखना। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी या सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथ, तो क्या बताओगे? मास्टर ग्रंथ या पीयूष ग्रंथ, जिस तरह ऑप्शन में होगा वही बताना। फिर सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथ लीवर को लगाना है, यकृत को। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तब उसमें थायराइड ग्रंथि को लगाना, टिक करना, तभी वो सही होगा। फिर अगला आता है एड्रेनालिन या एपिनेक्रीन ग्रंथ, जो संकटकालीन हार्मोन होता है। ये क्या होता है? संकटकालीन हार्मोन होता है। एड्रेनालिन या एपिनेक्रीन ग्रंथि जो होती है वो संकटकालीन हार्मोन होता है। फिर थायराइड या आवटु ग्रंथि, आवटु ग्रंथ, थायराइड या आवटु ग्रंथि गले में होती है। ये स्त्रियों में यह कुछ बड़ी होती है। जो स्त्रियां होती हैं उसमें यह जो थायराइड ग्रंथ होती है या कुछ बड़ी होती है। इसको पायराइड ग्रंथ भी कहते हैं, पायराइड ग्रंथ भी कहते हैं। इंग्लिश में पायराइड और हिंदी में थायराइड या आवटु ग्रंथ भी कहते हैं। इस ग्रंथ से आयोडीन युक्त, आयोडीन रहित हार्मोन स्रावित होता है। और थायराइड ग्रंथ से आयोडीन युक्त और आयोडीन रहित हार्मोन स्रावित होता है, बाहर निकलता है, स्रावित होता है। आयोडीन युक्त में जैसे ट्राईआयोडोथायरोनिन या ट्रेटाआयोडोथायरोनिन, ये आयोडीन युक्त हैं, इसमें आयोडीन होता है। और आयोडीन रहित में थायरोक्लैक्सीटोनिन, थायरोक्लैक्सीटोनिन, ये आयोडीन रहित होता है, इसमें आयोडीन नहीं होता। फिर देखो रोग हैं, रोग के बारे में जान लो। जैसे रोग है पहला अल्प श्रवण, हाइपोथायराइडिज्म या आंशिक रोग होता है। या क्या होता है? आंशिक रोग होता है। मूत्र में ज़्यादा आयोडीन हो जाता है और भोजन की कमी होने होती है। मूत्र में क्या होता है? आयोडीन की मात्रा बढ़ जाती है और भोजन की कमी हो जाती है। फिर आगे देखो, बस थोड़ा सा और बचा है। महिलाओं में ज़्यादातर यह बीमारी देखी जाती है। जो महिलाएं होती हैं
उसमें ज़्यादातर अल्प श्रवणों की बीमारी देखी जाती है। इससे निम्न रोग हो जाते हैं, जिससे इससे निम्न रोग हो जाते हैं। कौन कौन से? जैसे जड़ुआ मनवा जिसको कहते हैं क्रेटिनिज्म, थायराइड के अल्प श्रवण से बच्चों में क्या होता है? सिर बड़ा, त्वचा मोटी, तोंद निकल जाती है। देखो जड़ुआ मनवा से क्या होता है? थायराइड के अल्प श्रवण से तो बच्चों में क्या होता है? सिर बड़ा हो जाता है, त्वचा मोटी हो जाती है और तोंद निकल जाता है। मानसिक तथा शारीरिक विकास रुक जाता है, और मानसिक शारीरिक विकास क्या होता है? रुक जाता है। और भ्रूण में ऐसे बच्चे प्रजनन योग्य नहीं होते, और ऐसे बच्चे क्या होते हैं? प्रजनन योग्य नहीं होते हैं। फिर देखो जो भ्रूण होता है, अगर भ्रूण में ऐसी बीमारी लग जाती है तो उनके में प्रजनन योग करने की क्षमता नहीं बचती है, वो प्रजनन नहीं कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। प्रजनन का अभी हमारा चैप्टर आएगा तो आपको बताएंगे। फिर आता है मिक्सीडीमा, या इसको कहते हैं मिक्सीडीमा। यह वयस्कों में थायराइड के अल्प श्रवण के कारण होता है। यह वयस्क जो मनुष्य होते हैं उसमें थायराइड के अल्प श्रवण के कारण होता है। इसमें व्यक्ति कमजोर तथा सुस्त हो जाता है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति कमजोर हो जाता है और सुस्त हो जाता है। व्यक्ति यौवन अवस्था में ही बूढ़ा नजर होता है। व्यक्ति क्या होता है? यौवन अवस्था में ही क्या होता है? बूढ़ा नजर होने लगता है। बाल झड़ने लगते हैं, बालों का सफेद होना इत्यादि ये कारण हो जाते हैं और बनते हैं। देखो मिक्सीडीमा में जो वयस्कों में क्या होता है? थायराइड के अल्प श्रवण के कारण होता है। इसमें व्यक्ति कमजोर हो जाता है और सुस्त हो जाता है। इसमें व्यक्ति यौवन अवस्था में बूढ़ा नजर आने लगता है। यौवन अवस्था में बूढ़ा नजर आने लगता है। और इसमें क्या होता है? बाल झड़ने लगते हैं, बालों का रंग सफेद होने लगता है और आदि इस तरह के कार्य होते हैं। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाती है, और रक्त में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। सामान्य घेंघा या गलगांड रोग, सामान्य घेंघा या गलगांड रोग, यह थायराइड ग्रंथ से होता है। थायराइड ग्रंथ की बड़ी हो जाती है। इसमें क्या होता है? थायराइड ग्रंथ क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, और इसी को हम घेंघा रोग भी कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आप क्या बताओगे? आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अब देखो आयोडीन की मात्रा की कमी के कारण यह रोग होता है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। फिर अगला आता है हमारा हाशीमोटो। वृद्धावस्था में थायराइड ग्रंथ के अत्यधिक अल्प श्रवण से रुधिर में इसके हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाती है। जब वृद्धावस्था आती है तो उसमें थायराइड ग्रंथ के अत्यधिक अल्प मात्रा में अल्प श्रवण से रुधिर में क्या होता है? हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाती है, हार्मोन्स कम हो जाते हैं, और यह एक स्वपरिरक्षित रोग है। यह एक स्वप्रतिरक्षित रोग है। इसे थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं इसी को, हाशीमोटो को। अभी एग्जाम में ये पूछा तो नहीं गया, लेकिन एग्जाम में आगे आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। फिर आता हमारा अति श्रवण, हाइपरथायरॉयडिज्म, अति श्रवण।
इसमें अत्यधिक हार्मोन का स्राव होता है। इसमें क्या होता है? अत्यधिक हार्मोन का स्राव होता है, जिनसे आंशिक बीमारी होने का खतरा रहता है। यह बीमारी अत्यधिक भोजन ग्रहण करने से, संक्रामक रोग से, जैसे खसरा हो गया, क्षय रोग हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया इत्यादि के कारण से भी होता है। इसमें क्या होता है? ये देखो, इसमें जब ये अत्यधिक भोजन करोगे, अत्यधिक जब भोजन ग्रहण करोगे तो उससे संक्रामक रोग भी हो सकता है, जैसे खसरा, क्षय रोग, इन्फ्लुएंजा इत्यादि के कारण भी ये रोग हो सकता है। इसमें क्या होता है? शरीर में कमजोरी आने लगती है, अनिद्रा होने लगती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, घबराहट होने लगती है, उत्तेजना होने लगती है और पसीना ज़्यादा निकलता है। ये इसके लक्षण होते हैं। शरीर में कमजोरी अगर आ रही है, अनिद्रा आ रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, घबराहट आ रही है, उत्तेजना होने लगती है, पसीना ज़्यादा निकलता है, तो वो अति श्रवण रोग महसूस होने लगता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो छोड़ूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।